दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का आज हमारा 47वां एपिसोड है। लास्ट जितने भी हमारे एपिसोड्स हुए हैं उन सब में हमारा जो मेन फोकस था वो स्टैटिक चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल कैलकुलेशन पे था। हमने देखा कि कोई पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर आ जाए तो हम कैसे देखते हैं, और फिर हमने डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी चीज़ों को डिफाइन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल को, एंड इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट को हमने देखा। फिर हम पोलराइजेशन की तरफ आए एंड आफ्टर दैट फिर हमने देखा कि अगर दो डाइलेक्ट्रिक मीडियम को हम कनेक्ट कर दें तो उससे एक इंटरफेस बनेगा। उस इंटरफेस के अबाउट दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे रिलेट करें और इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट को कैसे रिलेट करें, ये सारी चीज़ों को हमने देखा। अब हम थोड़ी डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स को टैकल करेंगे। सोचिए सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है और वो कुछ इस तरह की है कि मेरे पास कोई चार्ज पॉइंट चार्ज दे रखा है या कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है और एक आपको इनफाइनाइट सरफेस दे रखा है, और उस इनफाइनाइट सरफेस का, कंडक्टिंग सरफेस का, जो इनफाइनाइटली लॉन्ग सरफेस है, उस सरफेस का कोई पोटेंशियल आपको दे रखा है कि भाई उस सरफेस पे पोटेंशियल 0 वोल्ट है या 5 वोल्ट है या 10 वोल्ट है। उस सरफेस का कुछ पोटेंशियल दे दिया और कोई चार्ज दे दिया आपको कि भाई ये पॉइंट चार्ज है। अब दोनों की वजह से आपको किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी हो या पोटेंशियल बताना हो तो फिर कैसे कैलकुलेशन करोगे? या सोचिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सरफेसेस दे दिए हैं और उन सब के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल दे दिया है। एक सरफेस कहीं किसी प्लेन में रखा हुआ है, दूसरा सरफेस को दूसरी प्लेन में रखा हुआ है, तीसरा सरफेस को तीसरी प्लेन में रखा हुआ है। कंडक्टिंग सरफेस फाइनाइट लेंथ के सरफेसेस हैं सोचिए, और उन पे डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल आपको दे दिया है, और आपको किसी बीच में, उनके बीच में कोई स्पेस पे कोई पॉइंट दे दिया है, वहां पे आपको पोटेंशियल बताना है कि क्या होगा। तो अब जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। अब ऐसी सिचुएशन को हम कैसे टैकल करेंगे? तो उसके लिए हमें जो हमने सीखा है उसी से कुछ नई चीज को डिराइव करना होगा, कुछ नई चीज को जरा समझना होगा। जरा देखिए, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते हैं जो कि स्टैटिक चार्जेस की वजह से आती है, तो हम कह सकते हैं कि उसका जो कर्ल होगा वो हमारा 0 होगा। और अगर किसी स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल 0 है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिख सकता हूं ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फील्ड। तो माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ V आप लिख सकते हो, V इज पोटेंशियल, ठीक है। इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को रिलेट कर सकते हो ग्रेडियंट पोटेंशियल के साथ। फिर हमने देखा कि हमारा जो गॉस लॉ है वो ये कहता है कि डाइवर्जेंस ऑफ D इज इक्वल टू रो V, और अगर मीडियम मेरा होमोजीनियस आइसोट्रोपिक है तो आप ये कह सकते हो कि डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू रो V बाई एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से आप लिख सकते हो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ये पुट कर देता हूं भाई, तो ये बन जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ माइनस ऑफ ग्रेड V इज इक्वल टू रो V फ्री वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाई एप्सिलॉन। लिख दो आप इसको, एप्सिलॉन नॉट मत लिखो क्योंकि मीडियम जरूर नहीं है वैक्यूम हो या एयर हो, कोई डिफरेंट मीडियम हो सकता है होमोजेनियस आइसोट्रोपिक, तो उसका एप्सिलॉन यहां पे लिख दो, ठीक है। मैंने E को यहां पे ये चेंज कर दिया। तो यहां से अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो डाइवर्जेंस भी और ग्रेडियंट भी है। माइनस साइन को मैं उधर ले जाता हूं तो ये बन जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ V इज इक्वल टू माइनस रो V फ्री बाई एप्सिलॉन। इसको अब हम एक नया नाम देंगे। ये जो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस जो होता है इसको हम बोलते हैं लैप्लासियन डेल स्क्वायर लैप्लासियन ऑफ V इज इक्वल टू माइनस रो V बाई एप्सिलॉन। ये हमारे पास एक नया, आप ये कह सकते हो कि नई इक्वेशन आपके पास आ गई है। यहां से हमने गॉस लॉ को और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो नेचर था, जो कंजर्वेटिव नेचर था, उन दोनों को मर्ज करके एक नई रिलेशन बना दी है। इसको बोलते हैं पॉइजन इक्वेशन, POISSON, पॉइजन्स इक्वेशन, ठीक है। ये हमारे पास पॉइजन इक्वेशन आ गई है। अब ऐसा मीडियम जिस मीडियम में फ्री वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 0 हो, ठीक है, फ्री वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर मेरी 0, हमने फ्री चार्ज मीडियम में रखा ही नहीं है, तो वहां पे आप ये कह सकते हो कि वहां पे आपका बनेगा लैप्लासियन ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं लैप्लासिस इक्वेशन, इसको बोलते हैं लैप्लासिस इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन है ये बड़ी काम की इक्वेशन है। ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी जब आप इसको ओपन करोगे। लैप्लासियन ऑपरेटर को समझना होगा हमें कि लैप्लासियन ऑपरेटर को सोल्व कैसे करते हैं। जो डेल स्क्वायर है उसको हम सोल्व कैसे करें। एक बार हमें वो सोल्व करना आ गया तो यहां वहां से अपने को समझ आएगा कि ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है।
अब इसको हमें सोल्व करना होगा, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सोल्व करना सीखना होगा, और इसकी हेल्प से हम पोटेंशियल को बता सकते हैं कि पोटेंशियल हमारा स्पेस में कैसे बदल रहा है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम सोल्व करना सीखेंगे अब हम। और इस इक्वेशन में जब आप इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपको कुछ कांस्टेंट्स की जरूरत पड़ेगी। वो कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? कुछ कंडीशंस आपको दे रखी हो, कुछ बाउंड्रीज दे रखी होंगी आपको कि उस बाउंड्री के ऊपर स्पेस में कोई बाउंड्री है इस पोजीशन पे, और उस पोजीशन पे कुछ पोटेंशियल आपको दिया जाएगा, तो जो गिवन पोटेंशियल होगा उस बाउंड्री पे, उसकी हेल्प से हम कुछ कांस्टेंट्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं लैप्लासिस इक्वेशन। लेकिन मुद्दा यह है कि ये जो डेल ऑपरेटर है इसको हम कैसे टैकल करें। देखो, आपको मैंने डाइवर्जेंस निकालना सिखाया, आपको ग्रेडियंट निकालना सिखाया और कर्ल निकालना सिखाया। जब आपने वेक्टर कैलकुलस मुझसे पढ़ा तो उन सब में हमने वहां पे हमने तीनों ऑपरेटर को सीखा था कि कैसे इनको कैलकुलेट करते हैं। एक जनरलाइज अप्रोच हमने सीखी थी। ऐसी ही जनरलाइज अप्रोच लैप्लाशियन ऑपरेटर के लिए भी होती है। ठीक है, डेल स्क्वायर को क्या बोला जाता है? डेल स्क्वायर को बोला जाता है लैप्लाशियन ऑपरेटर। डेल स्क्वायर इज नोन एज लैप्लाशियन ऑपरेटर। ऑपरेटर इसको निकालते कैसे हैं? तो फिलहाल जो डेल स्क्वायर है वो क्या है? ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फील्ड। तो ये बन जाएगा लैप्लाशियन ऑफ दैट स्केलर फील्ड। स्केलर फील्ड के ऊपर अप्लाई करेंगे और आंसर भी हमारा स्केलर ही होगा इसका। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज करें कैसे? तो जरा देखिए, अगर मैं डीएल को बताऊं आपको कि डीएल क्या होता है, क्योंकि एक जनरलाइज फॉर्मूला निकालते हैं इसका, तो ये तो बहुत आसान है भाई। आप किसी स्केलर फील्ड का पहले ग्रेडियंट ले लो, फिर उसका डाइवर्जेंस ले लो, जो जनरलाइज अप्रोच होती है वो लगा दो आप, और उससे रिजल्ट निकाल लो, वो तो सीधा सीधा निकल ही आएगा आपके पास। डीएल क्या होता है? डीएल को जनरलाइज फॉर्म में आप ऐसे लिखते हो, H1 du1 u1 कैप प्लस H2 du2 u2 कैप प्लस H3 du3 u3 कैप। आप इस तरह से स्मॉल लेंथ डीएल को लिखते हो। अब यहां से आप ग्रेडियंट को भी लिख सकते हो और डाइवर्जेंस को भी लिख सकते हो, आपको पता है कैसे लिखते हैं। तो दोनों को जब आप पुट करोगे ना, पहले ग्रेडियंट ले लो, फिर जो भी फंक्शन आएगा वेक्टर फंक्शन, उसका फिर डाइवर्जेंस ले लो। ठीक है, तो उससे जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। लैप्लाशियन ऑफ स्केलर फंक्शन f विल बी इक्वल टू 1 अपॉन h1 h2 h3। अब ये मुझे याद है भाई, तो आपको भी याद करना होगा। आप ये देखो, टीचर को क्या चीज याद होती है? जो चीज टीचर को याद है वो स्टूडेंट को याद करनी होगी। ठीक है, बिकॉज आप बार बार पुट करके तो नहीं निकाल सकते हो ना, इसलिए सीधा इसको याद रखो। ठीक है, तो बनेगा 1 by h1 h2 h3 डेल बाई डेल u1 ऑफ, क्योंकि 1 आ गया यहां पे, तो h2 h3 अपॉन h1 डेल f बाई डेल u1 ये आ गया, प्लस, अच्छा ये इसके अंदर है, ये ध्यान देना। ठीक है, पहले ये निकाल लो, फिर उसका फर्दर u1 के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लो, पार्शियल डेरिवेटिव। यहाँ पे डेल बाई डेल u2, अब क्या लिखोगे बताओ जरा? h1 h3 अपॉन h2 डेल f बाई डेल u2 प्लस डेल बाई डेल u3 ऑफ h1 h2 अपॉन h3 डेल f बाई डेल u3। इस तरह से आप इसको लिखोगे, इस तरह से आप डेल ऑपरेटर को सोल्व करोगे। किसी भी स्केलर फील्ड पे अगर आपको लैप्लाशियन निकालना है तो इस तरह से आप उसको निकालोगे, लैप्लाशियन ऑपरेटर अगर लगाना है तो। और इसी की हेल्प से फिर हम प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे, जो खासकर पोटेंशियल की प्रॉब्लम्स होंगी। हमें स्पेस में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे पोटेंशियल बताना है या इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो वो सब हम यहीं से अब सोल्व करेंगे। और इन दोनों इक्वेशन को अब हम सोल्व करना सीखते हैं। यह है पॉइसन इक्वेशन, यह है लैप्लासिस इक्वेशन। दोनों एक तरह से आप ये कह सकते हो कि लैप्लासिस इक्वेशन पॉइसन इक्वेशन का ही सबसेट है। जब मीडियम में फ्री वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 0 हो तो वहां पे वो जो पॉइसन इक्वेशन है वही आपकी लैप्लासिस इक्वेशन बन जाएगी। तो चलिए अब जरा इसको टैकल करते हैं। अब जरा कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं इसके ऊपर और देखते हैं कि कैसे इसको सोल्व किया जाता है। सबसे पहले 1 डायमेंशनल प्रॉब्लम देखते हैं और फिर 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, जरा देखिए दोस्तों, सोचिए मेरे पास कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, 2 कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। ठीक है, ये मेरे पास कोई कंडक्टिंग प्लेट है और लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, और इसके ऊपर एक और कंडक्टिंग प्लेट आपको लगा दी है। एक और कंडक्टिंग प्लेट इसके ऊपर रखी गई है। ठीक है, ऐसे 2 कंडक्टिंग प्लेट्स हैं दोस्तों। हमने क्या किया, हमने, अच्छा इनके बीच का जो डी है ना वो बहुत छोटा है भाई,
हमने इन दोनों प्लेट्स के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स है। इनके बीच में हमने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, इनको कनेक्ट कर दिया एक सोर्स से, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। आप बोलोगे सर ये बैटरी क्या चीज़ है, आगे चल के पढ़ोगे भाई आप, ठीक है। फिलहाल बस आप ये समझ लो, ये एक सोर्स है, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस को इनके बीच में क्रिएट कर देगा। मैं इस नीचे वाले पॉइंट को ग्राउंड बोल देता हूं, ग्राउंड का मतलब 0 वोल्ट बोल देता हूं। ग्राउंड को जनरली हम 0 वोल्ट पे लेते हैं। तो अगर मैं इसको 0 वोल्ट पे बोलूंगा तो ऊपर वाला जो है, जो भी इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सोचिए V नोट का पोटेंशियल डिफरेंस ये सोर्स पैदा कर रहा है। ये सोर्स जो है दोनों के बीच में V नोट का पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर रहा है। तो नीचे वाले को अगर मैं 0 ले लेता हूं तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा, V नोट वोल्ट पे बन जाएगा, V नोट वोल्ट। ये पोटेंशियल आ जाएगा ऊपर वाले का, ठीक है। तो हमने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया यूजिंग दिस सोर्स। अब ये जो सोर्स होता है, ये आपने अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप बस इसको ये मान लो कि ये पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर देगा। ये कितने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर देगा, V नोट वोल्ट का। ऊपर वाले पे हायर पोटेंशियल ले आएगा, नीचे वाले पे लोअर पोटेंशियल, और नीचे वाले को हमने ग्राउंड कर दिया है, तो इसका मतलब उसको आप 0 मान सकते हो। तो नीचे वाले पे 0 वोल्ट है, ऊपर वाले पे V नोट वोल्ट है। हमें ये बताना है कि इसके अंदर का जो स्पेस है, उस रीजन में पोटेंशियल कैसे बदल रहा है। ऑब्वियसली पोटेंशियल कभी भी अब्रप्टली चेंज नहीं होता पोजीशन के साथ, पोटेंशियल जो है ग्रेजुअली चेंज होता है। तो यहां पे अगर V नोट पोटेंशियल है, तो जैसे मैं नीचे आऊंगा वैसे वैसे मेरा पोटेंशियल कैसे चेंज होगा, मुझे ये बताना है। इमेजिन कीजिए कि ये जो प्लेट्स है लार्ज डिस्टेंस की है, मतलब इनका एरिया बहुत लार्ज है, बहुत लार्ज एरिया है। या आप ये इमेजिन कर लो कि फाइनाइट एरिया बट D बहुत स्मॉल है, एक ही बात है। या तो आप D को बहुत ज्यादा छोटा ले लो कंपेयर टू द साइज ऑफ द प्लेट्स और एरिया ऑफ द प्लेट्स, या फिर आप ये कीजिए कि इमेजिन कर लीजिए कि भाई प्लेट्स बहुत ज्यादा लार्ज एरिया की हैं, ठीक है। तो उस केस में भी आपका फिर D फिर नेग्लिजिबल ही हो जाएगा आपका एरिया के कंपैरिजन में। ये आप इमेजिन कर सकते हो। तो आपको बताना है कि कैसे पोटेंशियल बीच वाले रीजन में वेरी करेगा। साइडों को एक बार आप नेग्लेक्ट कर दो, ये बाहर की जो साइडें हैं ना, जो कॉर्नर पॉइंट निकले हुए हैं, इनको फिलहाल देख लो, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट पे फ्रिंजिंग फील्ड होती है। वो आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा कि फ्रिंजिंग फील्ड क्या होती है। तो फिलहाल यहां पे बीच में देखना है कि पोटेंशियल कैसे वेरी करेगा। तो कैसे निकाले भाई, यहां पे तो कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दे रखा अपने को तो सिर्फ प्लेट्स के ऊपर, कंडक्टिंग प्लेट्स के ऊपर पोटेंशियल दे रखा है। तो ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करो। मैं एक काम करता हूं, मैं इस डायरेक्शन को x डायरेक्शन बोल देता हूं, ये मेरी x डायरेक्शन है। और ये जो प्लेट है ये x इक्वल टू 0 पे है, और यहां पे x इक्वल टू क्या है, d है, ठीक है भाई। यहां पे x इक्वल टू 0, यहां पे x इक्वल टू d है। मुझे बताना है कि पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होंगी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में होंगी, कैसे पोटेंशियल होगा। तो जरा देखिए दोस्तों, अगर मैं इन दोनों प्लेट्स के रीजन को देखूं, बीच वाले रीजन को देखूं, इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो रीजन है, उस रीजन को अगर मैं देखूं, तो उस रीजन में आप ये कह सकते हो कि कोई फ्री वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं है। इसका मतलब आपका जो रो वी फ्री है वो आपका 0 है बिटवीन दीज प्लेट्स। तो अगर मैं यहां पे पॉइसन इक्वेशन लिखूं तो वो लैप्लासिस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू 0। और मैं ये भी जानता हूं कि v केवल x के साथ बदल रहा है। वन डायमेंशनल प्रॉब्लम मैंने बोला ना यहां पे, तो v जो है वो केवल x के साथ मेरा बदल रहा है। तो v एज ए फंक्शन ऑफ x मुझे निकालना है कि x के साथ v जो है वो कैसे वेरी करेगा, ठीक है, ये मुझे बताना है। और मुझे ये दे रखा है कि v0 x इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल 0 वोल्ट है, और v जो है d पे पोटेंशियल मेरा v नोट है। इसको बोलते हैं बाउंड्री कंडीशंस। इनको क्या बोलते हैं, बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशंस, इसको बोला जाता है बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है। अब ये बाउंड्री कंडीशन कॉन्स्टेंट्स को निकालने में काम आएंगी, देखिएगा कैसे। तो सबसे पहले इसको जरा देखते हैं, इसको ओपन करते हैं, डेल स्क्वायर को जरा लिखते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में h1 क्या होता है, 1, h2 भी मेरा 1 होता है, और h3 भी मेरा 1 होता है, u1 मेरा x होता है, u2 मेरा y होता है, एंड u3 मेरा z होता है, ये आपको पता होगा। तो अगर मैं डेल स्क्वायर v निकालूंगा तो डेल स्क्वायर v जो बनेगा, इट कम्स आउट टू बी 1 अपॉन h1 h2 h3 डेल बाई डेल x ऑफ h2 h3 अपॉन h1, सब 1 ही है भाई, डेल बाई डेल x ऑफ v। सही है भाई, ये आ गया।
प्लस क्या बन जाएगा बताओ जरा, प्लस डेल बाई डेल वाई। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने H1 H2 H3 इन सब की वैल्यू पुट कर दी है, ध्यान से देखो भाई, H1 H2 H3 की वैल्यू पुट कर दी है। ऐसे यहाँ पर डेल बाई डेल वाई ऑफ H1 H3 अपॉन H2 सब 1 रहेंगे, और यहाँ पे डेल बाई डेल वाई ऑफ V अगेन प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ डेल V बाई डेल जेड, ये आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो पोटेंशियल केवल x के साथ बदल रहा है ना भाई, y एंड z को तो मुझे देखना ही नहीं। अगर मैं इस प्लेन में रहता हूं तो इसमें y एंड z वेरी करेगा, इस प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो जो पोटेंशियल यहां पे होगा वही yz प्लेन में अगर चेंज भी कर भी रहे हो अपने आप को, yz प्लेन में अगर रहते हुए अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे भी आगे हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो पोटेंशियल नहीं बदलेगा ना, पोटेंशियल का वेरिएशन केवल x के साथ हो रहा है। तो इसका मतलब है ये खत्म हो जाएगा और ये वाली टर्म भी खत्म हो जाएगी, केवल ये बचेगी। तो यहां से डेल स्क्वायर v क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू कुछ इस तरह का ये बन जाएगा, इसको बोलेंगे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आ जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या है बताओ, इसकी वैल्यू है 0। तो v जो है केवल x का फंक्शन है, तो इस तरह से आप डबल डेरिवेटिव में इसको लिख सकते हो, 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है इसको, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो यहां से आप डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल वी एक्स बाई डेल एक्स इक्वल टू 0, ये मुझे सोल्व करनी है इक्वेशन। अब इसको सोल्व कैसे करें भाई, जरा देखिए भाई, अगर ये पूरी 0 है तो अंदर वाली टर्म क्या होगी, डेल वी एक्स बाई डेल एक्स क्या होगा बताओ जरा, इसका मतलब वो कांस्टेंट होना चाहिए भाई कुछ, तभी तो वो 0 बनेगा, सीधी बात है ना, ये इसका मतलब कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसको मैं सी नोट लिख लेता हूं, मुझे नहीं पता सी नोट की क्या वैल्यू है। अब फर्दर अगर मैं Vx को लिखूंगा यहां से, तो Vx क्या बनेगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो बन जाएगा, इनडेफिनेट इंटीग्रल कर दो, सी नोट एक्स प्लस C1, ये बनेगा भाई। तो इसका मतलब Vx की वैल्यू मेरे पास ये आ गई है। प्रॉब्लम ये है कि मुझे C नोट एंड C1 की वैल्यू नहीं पता। अब C नोट एंड C1 को निकालने के लिए ये काम करेंगे भाई, ये मेरे लिए हेल्प करेंगे, ठीक है। तो चलिए जरा देखते हैं C नोट एंड C1 को कैसे निकालें। एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 ये जो पोटेंशियल है ये मेरा क्या है बताओ जरा, 0 है, x इक्वल टू 0 आप जहां देख सकते हो बाउंड्री कंडीशन में, तो x इक्वल टू 0 पे 0 आप इधर लिख दो, और इधर क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा C1, क्योंकि x इक्वल टू 0 इधर पुट करोगे तो ये खत्म हो जाएगा, केवल C1 बचेगा भाई। तो C1 की वैल्यू मेरी 0 आ गई। तो यहां से मुझे अब ये पता चल गया कि Vx की वैल्यू जो बचेगी वो केवल C नोट x बचेगी। अब बचा सिर्फ C नोट, तो वो कैसे निकालोगे, वो एक और बाउंड्री कंडीशन है, एट x इक्वल टू d, x इक्वल टू डी पे ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा V नोट, तो V नोट इज इक्वल टू C नोट d। तो यहां से आप C नोट की वैल्यू आप निकाल सकते हो V नोट बाई d, C नोट की वैल्यू आ गई V नोट बाई d, तो वो मैं यहां पे पुट कर देता हूं। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो Vx की वैल्यू आएगी, पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ x जो बनेगा वो बनेगा V नोट बाई dx, V नोट बाई dx। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि x के साथ पोटेंशियल कैसे बदल रहा है। आप देख सकते हो इसमें, अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 वोल्ट आएगा, और x की वैल्यू d पुट करोगे तो V नोट वोल्ट आएगा। तो आई होप आपको समझ आया कि कैसे मेरा पोटेंशियल x के साथ बदल रहा है। तो अगर मैं इस x के वेरिएशन को दिखाऊं, इसमें इनके बीच में जो रीजन है उसमें अगर मैं देखूं कि पोटेंशियल कैसे बदल रहा है x के साथ, तो ये मेरा x है और ये मेरा पोटेंशियल है। तो x इक्वल टू 0 पे 0 है और आपका इस तरह से पोटेंशियल बदल रहा है। x इक्वल टू d पे आपका जो पोटेंशियल है वो V नोट हो जाएगा, लीनियरली मेरा पोटेंशियल बदलेगा, ठीक है, ऐसे मेरा पोटेंशियल चेंज होगा इसके बीच वाले रीजन में। तो अब यहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हो, इसके बीच के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखोगे जरा देखिए, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ जाए तो E इज इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेड V, ठीक है, और क्योंकि V जो है केवल x का फंक्शन है तो आप क्या लिखोगे, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल बाई डेल एक्स ऑफ V नोट बाई डी एक्स आई कैप। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा V नोट बाई डी आई कैप और माइनस के साथ। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो माइनस आई कैप की तरफ आएगी, डाउनवर्ड आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और आनी भी चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल आएगी। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डाउनवर्ड मुझे दिखाना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी नीचे की तरफ आएगी और क्या वैल्यू होगी बताओ जरा, वो होगी V नोट बाई डी। और ये होना ही चाहिए, हम सोच भी यही रहे थे, आपको पहले भी पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो अगर डी लेंथ के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V नोट वोल्ट का है तो यूनिट लेंथ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो होगा V नोट बाई डी। तो V नोट बाई डी मेरा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया।
पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ हो गया, तो वो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई और डायरेक्शन मेरी हायर टू लोअर माइनस आई कैप की तरफ मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि कैसे हम लैप्लासियन को सोल्व करते हैं, लैप्लासिस इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं, लैप्लासियन ऑपरेटर को कैसे लिखा जाता है। ये तो बड़ी सिंपल प्रॉब्लम थी, वन डायमेंशनल प्रॉब्लम थी और हमने इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में सोल्व कर दिया। ऐसी ही वन डायमेंशनल प्रॉब्लम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो सकती हैं, ऐसी ही स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो सकती हैं। जरा देखिए मैं एक और प्रॉब्लम ले रहा हूं सो दैट आपको समझ आएगी कैसे इन प्रॉब्लम्स को हम सोल्व करते हैं, ठीक है, और कैसे हम वेरिएशन को निकालते हैं कि पोटेंशियल जो है वो कैसे वेरी करेगा, ठीक है। ये सब जानकारी होना बहुत जरूरी है अभी, क्योंकि आगे चल के हमें कैपेसिटर्स पढ़ने हैं, कैपेसिटेंस वगैरह हमें पढ़ना है, तो उसके लिए हमें ये सॉल्यूशन करना आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए एक स्टेप और आगे चलते हैं और एक और प्रॉब्लम को देखते हैं। जरा देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी मैं डिफरेंट तरीके की ले रहा हूं, वो आप ऑलरेडी पहले ही सोल्व कर चुके हो, बट उसको थोड़ा हम पॉइसन इक्वेशन या फिर हम लैप्लासिस इक्वेशन से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जरा देखिए, सोचिए मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो कि r रेडियस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी है वो मान लीजिए माइनस रो नोट है। जो फ्री वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो मान लीजिए मेरे पास माइनस रो नोट है। आपको क्या बताना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ये आपको कैलकुलेट करना है एट r की वैल्यू को 0 से लेके कैपिटल R ले लो एक बार, और एक बार r की वैल्यू को ग्रेटर देन r ले लो आप, ठीक है। यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल बताना है। अब ये चीज आप पहले भी सोल्व कर चुके हो, आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजी है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं, तो हम इसको गॉस लॉ से सोल्व कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे गॉस लॉ से नहीं करना चाह रहा सोल्व, मैं आपको एक डिफरेंट एस्पेक्ट, एक डिफरेंट नजरिया देना चाह रहा हूं, सो दैट आप एक और तरीके से भी आप इस प्रॉब्लम को सोच सको। और वो क्या तरीका है, वो है पॉइसन इक्वेशन या फिर लैप्लासिस इक्वेशन की हेल्प से सोल्व करना। तो जरा देखिए, अगर मैं इनसाइड बात करूंगा तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, फ्री वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, बट आउटसाइड नहीं है। तो इसका मतलब है इनसाइड आपको पॉइसन इक्वेशन लगानी पड़ेगी और आउटसाइड जो है वो लैप्लासिस इक्वेशन लगानी पड़ेगी। तो अगर मैं सबसे पहले इनसाइड की बात करूं, ठीक है, मतलब अगर मैं r 0 से लेके और कैपिटल R तक की बात करूं, तो मैं लिखूंगा कि ये इस रीजन में डेल स्क्वायर V जो आएगा दैट हैज टू बी माइनस रो V बाई एप्सिलॉन नॉट लिख देता हूं, बिकॉज इस मीडियम के बारे में हमें जानकारी तो है नहीं कुछ, तो मैं मान के चला हूं कि ये एयर मीडियम है या वैक्यूम मीडियम है, तो इस तरह से आप इसको लिखोगे, ठीक है। रो V क्या है, मेरा फ्री वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। वहीं पे अगर R की वैल्यू को मैं ग्रेटर देन कैपिटल R ले लूंगा तो वो बन जाएगा डेल स्क्वायर V इज इक्वल टू 0। ये मेरी लैप्लासिस इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि आउटसाइड इस मतलब कैपिटल R से बाहर वाले रीजन में कोई फ्री वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं है, तो वहां पे 0 हो जाएगा। सवाल यहां पे सिर्फ इसको सोल्व करने का है कि इस इक्वेशन को सोल्व कैसे करें। अब यहां पे सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। मुझे एक बात बताइए, जो ये वाला केस है, ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में जो पोटेंशियल वेरी करेगा वो केवल R का फंक्शन होगा। जितना आप इस सेंटर से अवे जाओगे आपका पोटेंशियल वेरी होता जाएगा, मतलब रेडियस के साथ पोटेंशियल बदलेगा, और रेडियस भी ओरिजिन से जो मेजर होगी। इसका मतलब देखा जाए तो यहां पे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके लिए बढ़िया काम करेगा और पोटेंशियल केवल R का फंक्शन होगा। इसका मतलब अगेन प्रॉब्लम मेरी वन डायमेंशन हो गई है, केवल R के साथ पोटेंशियल वेरी कर रहा है। तो यहां पे जो V है इसको मैं केवल R का फंक्शन लिखूंगा, और जो मैंने लैप्लासियन ऑपरेटर लिखा है इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम ओपन करेंगे। इसका कारण आपने देख लिया है, क्योंकि स्फेरिकल रीजन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक तरह से अगर आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से करोगे तो आपको इजीली सोल्व कर पाओगे। तो अब जरा देखिए, यहां पे अगर मैं लिखूंगा तो सबसे पहले लैप्लासियन ऑपरेटर को ओपन करते हैं, 1/h1 h2 h3, तो r स्क्वायर साइन थीटा आप जानते हो सब लोग, डेल बाई डेल r ऑफ h2 h3 अपॉन h1। अब h2 h3 अपॉन h1 करोगे तो r स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 1 बन जाएगा, डेल बाई डेल r ऑफ वी केवल r का फंक्शन होगा दोस्तों। बाकी अगली वाली टर्म जो है वो नहीं आएंगी, क्योंकि r जो है वो थीटा और फाई के साथ चेंज नहीं हो रहा, v जो है वो थीटा और फाई के साथ चेंज नहीं हो रहा, तो उनका डेरिवेटिव 0 बन जाएगा, तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है। तो केवल डेल ऑपरेटर ओपन करोगे तो इतना ही आएगा, और वो बन जाएगा माइनस रो वी बाई एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से आप इसको लिखोगे। अब साइन थीटा मेरा बाहर आ जाएगा, इस डेरिवेटिव से कट जाएगा, और ये r स्क्वायर को मैं इधर ले जाता हूं, तो डेल बाई डेल r स्क्वायर, डेल बाई डेल r ऑफ
आर स्क्वायर डेल वी आर अपॉन डेल आर इज इक्वल टू आर माइनस रो वी आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से लिख सकते हो भाई। अब यहां से मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा? इसको इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू आर। तो अगर आप बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू आर इंटीग्रेट करोगे तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर डेल वी आर अपॉन डेल आर इज इक्वल टू माइनस रो वी बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बन जाएगा आर क्यूब अपॉन 3 प्लस सम कांस्टेंट C1। इनडेफिनिट इंटीग्रल ले लिया हमने, ठीक है। अब इस आर स्क्वायर को इधर ले आओ तो डेल वी बाई डेल आर बन जाएगा डेल वी आर अपॉन डेल आर। इट कम्स आउट टू बी माइनस रो वी आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। एक तो ये टर्म आ जाएगी प्लस C1 अपॉन आर स्क्वायर। एक बार देख लो भाई, ये मेरे पास डेल वी बाई डेल आर की वैल्यू आ गई है। अब हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसके अंदर वो क्या होगी? वो होगी माइनस डेल वी बाई डेल आर। ग्रेडियंट ई क्या होता है? ई होता है माइनस ऑफ ग्रेड वी ना। तो वी केवल आर का फंक्शन है, तो केवल ये बनेगा भाई, और आर कैप लिख दोगे आप इसको, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को बता देगा। ये वाली टर्म जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को बता देगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं निकालूंगा तो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा रो वी माइनस रो वी। तो माइनस रो वी को एक और माइनस लगाओगे तो ये बन जाएगा रो वी आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस सी बाई आर स्क्वायर। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी आर कैप की तरफ। एक बार जरा देख लीजिए भाई। अब C1 को 0 होना पड़ेगा। क्यों 0 होना पड़ेगा? क्योंकि R इक्वल टू 0 पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को 0 डिफाइन करते हो। R इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड होनी नहीं चाहिए ना। इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो वो तो 0 आनी चाहिए। तो इसका मतलब C1 हैज टू बी 0। C1 की वैल्यू 0 होनी चाहिए। क्यों 0 होनी चाहिए मैंने बता दिया, क्योंकि R इक्वल टू 0 पे ये डिफाइन, अगर नीचे C1 नॉन 0 आ गया तो डिफाइन नहीं कर पाओगे ना इसको। तो इसका मतलब C1 को 0 होना पड़ेगा। इसको आप हटा सकते हो। तो यहां पे आपका C1 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी आ गई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी बताओ जरा? ER। अगर मैं ER को लिखना चाहूं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मेरे पास आएगी रो वी आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, और रो वी की वैल्यू माइनस रो नोट आप पुट करके इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो। और C1 की वैल्यू भी मुझे पता चल गई है। तो यहां पे C1 को हटा दो और यहां पे आप लिख सकते हो डेल वी आर अपॉन डेल आर इज इक्वल टू माइनस रो वी आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये बन जाएगा। अब आइए यहां से अगर मैं फर्दर इंटीग्रेट कर दूं तो वी आर की वैल्यू क्या बनेगी? माइनस रो वी बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये बन जाएगा आर स्क्वायर बाई 2। तो 6 आ जाएगा यहां पे। सही है जी। एंड प्लस सम कांस्टेंट C2। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब अगेन C2 को भी 0 होना पड़ेगा। क्यों 0 होना पड़ेगा भाई C2 को? बताइए। C2 को 0 क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि R इक्वल टू 0 पे जो पोटेंशियल होगा वो कैसे देखोगे? R इक्वल टू 0 पे अगर आप पोटेंशियल को देखोगे तो ऐसे तो फिर कांस्टेंट पोटेंशियल आएगा भाई। जरा रुकिए, C2 0 होगा कि नहीं होगा ये आप ऐसे कैसे देख लोगे? ओरिजिन पे क्या पोटेंशियल होगा उसको आप कैसे देखोगे? तो वो तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा भाई। जरा देखिए, यहां से अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे हिसाब से तो ये सही लिखा है मैंने, बिल्कुल सही है भाई, यहां तक सही है। अब मुद्दा यहां पे ये है कि C2 को कैसे हम कैलकुलेट करें। तो C2 को कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं ये बोलूं कि भाई मेरे पास, चलिए C2 को कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा तसल्ली रखते हैं क्योंकि एक और बाउंड्री कंडीशन आएगी, उस पर थोड़ा सा तसल्ली रखते हैं। एक बार इसको सोल्व करते हैं वापस, केस नंबर 2 को यहां पे एक बार छोड़ दे रहा हूं मैं, ठीक है। देखेंगे C2 की वैल्यू क्या आएगी। अब जरा यहां पे आते हैं एक बार। आप ये नहीं कह सकते हो C2 0 होगा। क्यों 0 क्यों नहीं कह सकते हो? क्योंकि आप खुद सोचिए ना, अगर मैं यहां से देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि R इक्वल टू 0 पे आपका पोटेंशियल C2 होगा, और R इक्वल टू 0 पे आप ये नहीं कह सकते कि वो पोटेंशियल 0 ही होगा। R इक्वल टू 0 पे ये V0 बनेगा और वो C2 के बराबर होगा। तो V0 की वैल्यू निकालनी होगी ना आपको, उसी से C2 आएगा। या फिर कोई और कंडीशन, बाउंड्री पे R पे, कैपिटल R पे अगर आपको पोटेंशियल पता हो तो वहां से आप कैपिटल R पुट करके वहां का पोटेंशियल से आप C2 निकाल सकते हो। तो वो क्योंकि अपने को अभी पता नहीं है तो इसको फिलहाल एक बार यहीं पे रोकते हैं। यहां से आते हैं अब जरा यहां पे देखते हैं। तो इसको अगर आप देखोगे तो इस बार बस इसमें क्या कर दो, इसी इक्वेशन में रो वी को 0 कर दो भाई, इधर 0 है। तो ये क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी डेल बाई डेल आर। यहां से अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये बन जाएगा डेल बाई डेल आर ऑफ आर स्क्वायर डेल वी आर अपॉन डेल आर इज इक्वल टू 0। आप यहां से ये लिखोगे भाई, ठीक है। अब जरा देखिए यहां से आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे आर स्क्वायर डेल वी आर अपॉन डेल आर इज इक्वल टू सम, यहां पे लिख देता हूं मैं C0, क्योंकि मैंने C0 नहीं लिखा था,
C1 C2 तो मैंने लिख चुका हूं, C0 लिख दिया मैंने। यहां से आप इसको कांस्टेंट लिखोगे भाई, तभी तो ये 0 बनेगा। तो यहां से डेल VR अपॉन डेल R क्या बन गया, C0 अपॉन R² आ गया भाई, C0 अपॉन R² आ गया। ठीक है, अब फर्दर आगे चलते हैं और यहां से C0 की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कैपिटल R पे, वो हमें पता है, और वो क्या है बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल R पे यहां से निकाल सकते हैं भाई, ये 0 से लेके R तक वैलिड है ना। तो अगर मैं कैपिटल R पुट कर दूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट R वो आपकी आनी चाहिए रो वी R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट R कैप, ये बननी चाहिए भाई। और अगर मैं यहां से देखूं तो दिस हैज टू बी इक्वल टू माइनस ऑफ दिस, माइनस C0 अपॉन R, माइनस C0 अपॉन कैपिटल R² R कैप, ये इसके बराबर होनी चाहिए भाई। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है माइनस डेल V बाई डेल R R कैप, तो इसके आगे माइनस लगा दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी ना भाई, तो वो ये बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां से मैं C0 को निकाल सकता हूं, तो C0 हैज टू बी इक्वल टू माइनस रो वी R क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। एक बार जरा देख लीजिए भाई, C0 की वैल्यू मेरे पास आ गई है। ठीक है, तो इसका मतलब है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड भी पता चल गई है मुझे। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, ER जो बनेगा आउटसाइड, इस बार ये आउटसाइड आ गया भाई, उसमें यहां पे C0 की, इसके आगे एक तो माइनस लगा दो और C0 की वैल्यू पुट कर दो और R कैप लगा दो, तो ये बन जाएगा इसके आगे इस माइनस एक तो ये लगा दिया, और C0 की वैल्यू जो है वो माइनस रो वी अपॉन R क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक है भाई, ये C0 हो गया और अपॉन R² भी आ गया, तो यहाँ पे C0 की वैल्यू पुट कर दी और एक माइनस लगा दिया और यहाँ पे एक R कैप लगा दिया, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई आउटसाइड। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रो वी R क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन नॉट R² R कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी आउटसाइड। बट मुद्दा तो पोटेंशियल का है, पोटेंशियल कैसे निकालेंगे वो भी जरा देख लेते हैं। इसी को अगर आप फर्दर एक और बार इंटीग्रेट करते हो तो यहां से अगर मैं VR को लिखूंगा तो VR क्या बनेगा दोस्तों, दैट कम्स आउट टू बी C0, इसको इंटीग्रेट करना भाई, तो इंटीग्रेट करोगे तो 1/R² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -2 C0 अपॉन R। ठीक है, यही बन जाएगा ना भाई, -2 इंटीग्रेट करना ना, R टू द पावर -2 और यहाँ पे C0 है, इसको इंटीग्रेट करना ना भाई। तो क्या करोगे, इंटीग्रेट कैसे करोगे बताओ, इसमें एक ऐड कर दो डिवाइड बाई, तो ये बन जाएगा C0 R टू द पावर -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1, यही तो होता है भाई। तो क्या बन जाएगा, 2 थोड़ी ना आएगा, ये मैंने गलत कर दिया, तो क्या बन जाएगा बताओ जरा, ये बन जाएगा -C0 अपॉन R। ठीक है, तो इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो बन जाएगा -C0 अपॉन R, ये तो इसका इंटीग्रेशन हो गया, प्लस सम C1, ये बनेगा भाई, ये मेरा पोटेंशियल का फंक्शन आएगा। अब जरा एक बार देख लो भाई, इसको कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। इसको इंटीग्रेट कर दिया मैंने, तो -C0/R प्लस C1। अब सुनो, R इक्वल टू इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 होना चाहिए। हम जानते हैं कि जितना आप इसे अवे जाओगे, R इक्वल टू इन्फिनिटी पे जाओगे तो पोटेंशियल मेरा 0 होना चाहिए। तो अगर मैं R इक्वल टू इन्फिनिटी पुट कर दूंगा तो ये तो 0 हो जाएगा, बट ये 0 नहीं बनेगा, तो इसको 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब C1 की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, हैज टू बी 0। क्यों, क्योंकि V इन्फिनिटी पे आपका पोटेंशियल 0 होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करूंगा तो इधर तो 0 आ गया और ये भी 0 हो गया, तो C1 को भी 0 होना पड़ेगा। तो पोटेंशियल मुझे पता चल गया, VR क्या बनेगा, VR इज इक्वल टू -C0/R, ये बन जाएगा। तो अगर मैं पोटेंशियल में C0 की वैल्यू पुट करूं तो मुझे पता चल गया कि पोटेंशियल एट R अगर आप देखोगे, इट हैज टू बी इक्वल टू C0 की वैल्यू क्या आई है, वो ये आई है, इसको R से डिवाइड कर दो तो बन जाएगा रो V R क्यूब डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट R। ये मेरे पास पोटेंशियल आएगा। R की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू R भी लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि पोटेंशियल जो है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। तो कैपिटल R पे भी आप यहां से निकाल सकते हो पोटेंशियल, ठीक है। और R इक्वल टू इन्फिनिटी पे आपका 0 बनेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड फिर मेरी ये आएगी भाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी आप एक बार जरा देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो हमने ठीक लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, आई थिंक ठीक है, सही है। दोनों के रिलेशन आप चेक भी कर सकते हो ये सही है कि नहीं। तो ये मेरे पास पोटेंशियल आ गया एट R इज इक्वल टू कैपिटल R। अगर मैं पोटेंशियल निकालूंगा तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा रो वी R स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये पोटेंशियल आएगा कैपिटल R पे। अब जरा यहां पे आइए, C2 बचा हुआ था, C2 को कैसे निकालोगे। हम जानते हैं कि अगर मैं बोथ साइड कैपिटल R पुट कर दूं तो ये बनेगा VR इज इक्वल टू माइनस रो वी
कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट प्लस C2 ये बनेगा। और इसकी वैल्यू हमें पहले ही पता है, ये रही रो वी आर स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो वी आर स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब इसको बराबर के उधर ले जाओ और C2 की वैल्यू जो आएगी दैट हैज टू बी 6 एप्सिलॉन नॉट, मेरे पास कॉमन आ गया। और यहां पे क्या बनेगा 3 रो वी आर स्क्वायर, ये आ जाएगा और 3 से कट गया 2 पे। ठीक है, तो C2 की वैल्यू आ जाएगी रो वी आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास C2 आ गया। C2 की वैल्यू हम यहां पे पुट कर देंगे तो हमारे पास VR भी आ जाएगा कि R जब अगर आप अंदर की तरफ हो तो पोटेंशियल R के साथ कैसे बदलेगा। तो क्या बन गया दोस्तों, VR की वैल्यू अगर मैं इनसाइड की बात करूंगा तो VR इज इक्वल टू माइनस रो वी बाई 6 एप्सिलॉन। रो वी को बाद में माइनस रो नॉट पुट कर देना हर जगह। ठीक है, माइनस रो वी आर स्क्वायर बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये तो मैंने यूं का पुट कर दिया प्लस C2। C2 की वैल्यू क्या है बताओ जरा, रो वी आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये है भाई। तो यहां से आप रो वी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लो, अंदर बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 3। एक बार जरा देख लीजिए भाई। ठीक है, मेरे हिसाब से तो ठीक है। ये मेरे पास पोटेंशियल आ गया 0 से लेके कैपिटल R तक। ठीक है, और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड थी 0 से लेके कैपिटल R तक। और उसके बाहर अगर आपको देखना होगा तो इस तरह से देखोगे। तो आप देखो सेम चीज है जो आप पहले कर चुके हो, वही चीज को हमने दोबारा किया है यूजिंग पॉइसन इक्वेशन एंड लैप्लासिस इक्वेशन। इसको आप जरा देखिए कैसे सोल्व करेंगे बस। तो वन डायमेंशनल प्रॉब्लम मैं क्यों बोल रहा हूं इनको, क्योंकि इनमें केवल वेरिएशन या तो एक ही वेरिएबल के साथ हो रहा है, R के साथ या X के साथ, या मतलब एक वेरिएबल हमने लिया है ना। ठीक है, बट सिचुएशन ऐसी भी नहीं होती भाई। प्रैक्टिकल सिचुएशन में 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। ठीक है, वो डिफिकल्ट होती चली जाएंगी। बट हम यहाँ पे 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन को डिस्कस नहीं करेंगे। जितने भी प्रॉब्लम हम लेंगे वो सारी की सारी 1 डायमेंशनल प्रॉब्लम ही लेंगे, क्योंकि 2 डायमेंशन अगर आप करोगे तो वो आप हायर स्टडी में पढ़ोगे। आपके जो जेई लेवल है या एडवांस जेई एडवांस की मैं बात करूं तो वहां पे आपके 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम के चांसेस बहुत कम है, बहुत ही माइन्यूट आप ये समझिए। ठीक है, तो इसलिए हम केवल 1 डायमेंशनल प्रॉब्लम तक ही रहेंगे। अगले एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम और बहुत डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे। तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों। अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।